हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट जेईई एंड सीडब्ल्यूई 2020 के लिए स्पेशली हम इस कोर्स में ऐसा पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन या फिर आने वाले सालों में आ सकता है, ऐसा टाइप का सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे नीट एंड जेईई मेंस में लगभग आपको 95% क्वेश्चंस कवर हो जाएगा और एडवांस में आपको जो भी आपको रिवाइज करना पड़ता है ना, तो रिवीजन के टाइम आपको 70 to 75% आपका काम आ जाएगा। बिकॉज एडवांस में आपको डेरिवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है और डेरिवेशन के ऊपर इनोवेटिव एमसीक्यूज पूछा जाता है। बट इन दैट केस अगर आप देखेंगे नीट एंड जेईई मेंस के बारे में अगर देखा जाए तो उस सिचुएशन में इतना इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछा है। इवन मेंस में आपको कभी कभी इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बट नीट में इनोवेटिव एमसीक्यू नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी इस कोर्स में पढ़ा जाएगा, इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा, वो सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, एक एक स्टेप में बताने वाला हूँ, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं रैपिड रिवीजन कोर्स का, वो आप आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा और आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपके लिए बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा कष्ट कर रहा हूँ, आप भी कष्ट कर लो, पूरा देख लो। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, एक सिंपल मजादार इलास्ट्रेशन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सॉरी, यहाँ पे डबलर होना चाहिए था। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो आपको ये पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इस पिक्चर में मैंने करंट के ये यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे एक वायर को मैंने रखा और ये जो क्रॉस सिंबल दिख रहा है वो आपका करंट का डायरेक्शन बता रहा है। करंट अंदर के डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपको बता रहा है। इतना समझ में आता है। तो इसका अगर आपको व्यू को देखना है तो ये वाला देखो, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ये वायर रखा हुआ है और इस डायरेक्शन पे आपका करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे। इतना समझ में आता है। ये देख लो, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऐसा दिखाना है, ऐसे देखो। ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे करंट है, करंट अंदर के डायरेक्शन पे है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन तो ऐसा हो रहा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इस डायरेक्शन पे आपको पता चला कि हमारा फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन पे हमारा क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। बस इतना देखो। अब ये एंगल इतना है तो इधर से आप देख सकते हो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल बन जाएगा। ये थीटा है, इसका मतलब ये एफ कॉस थीटा बनेगा और इधर डायरेक्शन पे आपका नीचे के डायरेक्शन पे एक तो एम जी कॉस थीटा था प्लस एफ एम साइन थीटा आएगा। तो अगर नॉर्मल फोर्स को देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर नॉर्मल फोर्स को देखा जाए तो आप बोल सकते हो नॉर्मल फोर्स, या नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू आप बोल सकते हो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एम साइन थीटा। ये आपका नॉर्मल फोर्स आया। अब देखो नीचे के डायरेक्शन पे एम जी साइन थीटा आ रहा है और ऊपर जो इंक्लाइंड के अपवर्ड डायरेक्शन अप द प्लेन इधर हो रहा है, तो इसमें एफ कॉस थीटा हो रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस बी आई एल, वही तो हमारा पुराना फोर्स है, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए हो रहा है। अगर ये प्लेन स्मूथ है, अगर ये प्लेन स्मूथ है तो ये नीचे आएगा। अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो एम से उसको डिवाइड कर दो बस। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, दोनों डायरेक्शन पे ये स्लाइड कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो ऊपर डायरेक्शन पे स्लाइड कराएगा, अगर एम जी साइन थीटा वाला ज्यादा फोर्स है तो नीचे के डायरेक्शन पे स्लाइड कराएगा। अगर ये रफ है, फ्रिक्शन इज देयर, तो जिस डायरेक्शन पे ज्यादा फोर्स है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे हम मान लेते हैं एम जी साइन थीटा, इसको इंक्लाइंड फोर्स जो है वो इसको स्लाइड कराने का कोशिश करेगा। तो वही तो हमने इसमें फॉर्मूला लिखा। तो एम जी साइन थीटा बी एल आई कॉस माइनस एफ आर, हियर एफ आर इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, और ये एन का वैल्यू हो रहा है। बस इतना तो आपको समझ में आ गया। ओके। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, मानो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है और ये वायर ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन होता, तो परपेंडिकुलर टू दैट इंक्लाइंड प्लेन करंट इस डायरेक्शन पे, तो इंक्लाइंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स आता। क्या आता, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यहां से ऐसे फोर्स आता। ये मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे था, इसीलिए इस डायरेक्शन पे फोर्स आ रहा है। हमारा जो लेक्चर था इसमें हमें इलास्टेशन है, यहाँ पे तो आपको बताया सिर्फ और सिर्फ, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बच्चों आपको देखना है एक इम्पल्स
बाई मैग्नेटिक फोर्स, या फिर आप यहां से बोल सकते हो जो हम रेल प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेल प्रॉब्लम भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आपको मैग्नेटिक इंडक्शन में ज्यादातर मिलता है। फिलहाल यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक रेल है, जैसे स्मूथ रेल है, ये कंडक्टिंग है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैंने एक रेजिस्टर को लगा दिया, ये एक बैटरी के साथ वायर के साथ कनेक्ट करा, और यहाँ पे एक स्विच पुश बटन यहाँ पे रखा है मैंने, क्या रखा है, पुश बटन। उसको अगर दबा दो, ये पुश बटन को नीचे रख दो, तो ये क्या हो जाता है, कनेक्ट हो गया, तो करंट बहना शुरू हो जाता है। क्या होता है, जब इसमें अब नीचे कर दोगे तो करंट बहना शुरू हो गया। तो करंट बह रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन पे हो रहा होता है, करंट इसमें क्या होगा, V डिवाइडेड बाई R होगा करंट, और ये करंट इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इस डायरेक्शन पे, है ना। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स इस डायरेक्शन पे आ रहा है। तो ये फोर्स के कारण यहाँ पे आप जो रॉड है, यहाँ पे जो PQ रॉड है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो P एंड Q रॉड, ये पूरा रॉड का नाम PQ है ना, फोर्स इस डायरेक्शन पे है। अब ये इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, ये फोर्स इस डायरेक्शन पे, और ये सारे स्मूथ है, रेल क्या है, सारे स्मूथ है, तो उसके पास तो वेलोसिटी आ गया, तो वो जाना शुरू कर देगा और वहां से रेल को पास करके निकल जाएगा। इतना तो समझ में आता है, ओके। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, तो कितना डिस्टेंस जाने के बाद ये रुक जाएगा, या फिर वगैरह वगैरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बट इतना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, उतना डिफिकल्ट नहीं, उतना ज्यादा तक जाएगा नहीं, बहुत आसानी है। यहाँ पे आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन को इसमें लिंक करके आपको पूछ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमारा इतना आया, अब मैग्नेटिक फोर्स इतना आया, अब मैग्नेटिक फोर्स पूरा छोटा सा इंस्टेंट के लिए अगर आप इसमें फोर्स लगाते हो, दैट फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम इज व्हाट, इंपल्स। इंपल्स क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, वही था ना, छोटा सा टाइम के लिए कितना लगाते हो तो मोमेंटम आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, कैपिटल जे। सो आप यहाँ पे इंपल्स आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, इंपल्स आ जाता है। फॉर डेल टी टाइम के लिए पी क्यू अटेन अ वेलोसिटी v आफ्टर टाइम डेल टी, ये तो हम जान रहे हैं। तो ये कितना होगा आप देख सकते हो, वी आई इंटू एल, ये हमारा फोर्स है, मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा टाइम है, और ये आपका एम वी है, क्योंकि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, चेंज इन मोमेंटम आपने करा, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इसमें इतना करा। तो देखो आप यहाँ पे अगर आई इंटू डेल्टा टी करोगे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इस रॉड जो है, ये रॉड में कितना चार्जेस पास हो रहा है, आप बोल सकते हो चार्जेस पास, ये कितना चार्ज पास करा उसका वैल्यू को ही बोला जा रहा है I इंटू डी एल। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग बोलते हैं Q, अब यहाँ पे B तो B है, L तो L है, तो ये वाला जो QB इंटू L ये होता है हमारा MB, और हियर MB इज चेंज इन मोमेंटम, बट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा इंपल्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू QB इंटू L, क्या होता है QB इंटू L, और फोर्स क्या होता था QB इंटू वी था, QB इंटू वी था, और यहाँ पे L है। बस अगर ये छोटा छोटा पॉइंट आपको याद हो जाए ना, तो छोटा छोटा पॉइंट से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप अच्छे से अपना मार्क्स को आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया, छोटा छोटा पॉइंट को आपको याद रखना पड़ता है। अब अच्छा, यहाँ पे हमें पढ़ना है टॉर्क ऑन ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने एक कॉइल को रखा, यहाँ पे क्या रखा है, कॉइल को रखा, जिसको ABCD कुछ भी बोल सकते हो, करंट इस डायरेक्शन में बह रहा होता, तो करंट इस डायरेक्शन पे बह रहा है, यहाँ पे क्लोज लूप है, ये पे क्या है, ये क्लोज लूप है या फिर कॉइल है, तो इसमें नेट फोर्स विल बी 0, ये तो हम जान रहे हैं। इसका ये लेंथ है h है, और इसका ये आपका जो L है वो तो L है, लेंथ L है। अब ऐसे फोर्स देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स आप देख सकते हो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन पे है, यहाँ पे आप लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पे, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे नेट फोर्स आप इसमें एनालिटिकल प्रोसेस से भी देख सकते हो, सारे फोर्स को जोड़ लो, मैग्नेटिक जो भी वैल्यू आता है वो इक्वल टू 0 आता है, तो राइट वाला लेफ्ट को कैंसिल करेगा, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड को कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 आ रहा है। बट ये नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है नेट टॉर्क भी 0 होगा, क्या नहीं है, नेट टॉर्क भी 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। या फिर अब नेट टॉर्क 0 हो जाए, फोर्स 0 हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। मैंने आपको ये सारे चीज पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने सारे चीज बता चुका हूं। तो आगे देखते हैं,
इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगर जैसे देखो हम टॉर्क जो है, टॉर्क एक्चुअली डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। किस पे ऊपर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन। आपने क्या कैसे ओरिएंटेशन उसको कैसे रखा, उसको फोर्स हालांकि हो सकता है सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन आपका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है, कॉइल को थोड़ा ऐसे था ना, उसको थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड करा, ऐसे करा। अच्छा, बहुत मजा आया। तो अपवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स आया, एक दूसरे को कैंसिल आउट करा। अब ये कॉइल है, जैसे देख सकते हो ये कॉइल है, इधर से भी कॉइल है। अब ये कॉइल जो है उसका एक एरिया वेक्टर आएगा, हम जानते हैं ए वेक्टर, ये वाला। ये ए इस डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो हम हमारे हमेशा याद रखना, जो एरिया वेक्टर हमारा, सोच सकते हो एरिया वेक्टर कौन सा है, जिस डायरेक्शन पे आपका करंट फ्लो कर रहा है ना उसके डायरेक्शन पे अपना उंगलियों को कार्ड कर लो, कार्ड करा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे जो कॉइल इस कॉइल पे जो टॉर्क आता है वो सिंपल है, टॉर्क ऑन कॉइल इक्वल्स टू टाउ। टाउ दैट मीन्स आप बोल सकते हो बी आई एन ए साइन थीटा, बी आई एन ए साइन थीटा, बिना साइन थीटा होता है, क्या होता है? बिना साइन थीटा। ओके, अब ये जो बी आई एन ए है यहाँ पे, अब एक ये वाला जो आई एन इंटू ए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। आप बोल सकते हो सर ये एन कहां से आया? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स एन था, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना था? एन था। तो ये हमारा जो एम, एक एम क्या है? कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज आई एन इंटू ए। अगर एन हो तो एन नंबर ऑफ टर्न्स ए की होता तो आई इंटू ए होता, प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ए। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट जैसा ही इसमें अप्लाई हो रहा है, तो इसमें हमने ऐसा करा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, अब देखो यहाँ पे फोर्स लगा, फोर्स इस डायरेक्शन पे, एक इस डायरेक्शन पे, तो ये इसको ऐसे घुमाने का, ये इसको ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे आया, फिर अगर इसको थोड़ा ऐसा घुमाएगा तो इसको ऐसे घुमाएगा, फिर उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सारे चीज हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? एक टॉर्क आता है जो एम बी साइन थीटा होता है। एम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा आप याद रखना एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे होता है। किस वेक्टर के डायरेक्शन पे होता है? एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे। हियर एरिया अंदर के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक डायरेक्शन पे। जो भी आपका टॉर्क है डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरिया इंटू ए, एरिया इंटू बी, ऐसा बी होता है ना, एरिया इंटू बी। तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, ए इंटू बी। देखो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो टॉर्क हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो होना ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होना ही चाहिए। तो आपका जो वैल्यू होगा वो आ रहा है एम क्रॉस बी, और इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इतना, एम क्रॉस बी, ये आपको याद रखना है। और वही सेम चीज अब डाइपोल मोमेंट में भी पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? तो पी क्रॉस ई, अरे याद आया कि नहीं बोलो? हाँ सर अभी याद आया, बस खत्म। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे आ गया इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इक्विलिब्रियम। देखो इंटरेक्शन एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और हम सिंपली उसको लिखेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो रहा था? U इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी। और यहाँ पे हमारा सेम वाला डाइपोल मोमेंट में भी आपने पढ़ा था, माइनस पी डॉट ई। हियर पी इज द डाइपोल मोमेंट और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे वही सेम मैग्नेटिक मोमेंट और यहाँ पर हो रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं, जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वैलिड फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। वैलिड फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे कॉइल में जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो क्या है? जिस कॉइल में मैग्नेटिक फोर्स आया ना, तो वो क्या हो रहा है इस केस में? कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो क्या हो रहा है? कंजर्वेटिव फील्ड आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो, तो वर्क डन इन रोटेशन और चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्क डन को हम क्या बोल रहे हैं? जो एक्सटर्नल वर्क डन है, क्योंकि आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, वो एक्सटर्नल वर्क डन हम जानते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फील्ड में, तो हम क्या बोलते हैं? यू एफ माइनस यू आई होता है कि नहीं बोलो? कंजर्वेटिव के लिए तो यू आई माइनस यू एफ होता था। अब यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए देख रहे यू एफ माइनस यू आई, सो यू एफ माइनस यू आई, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 1 हमारा इनिशियल ओरिएंटेशन और कॉस जो थीटा 2 है वो फाइनल ओरिएंटेशन है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एक्सटर्नल वर्क डन है, उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन
टॉर्क इंटू इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा, आपका जो लिमिट है θ1 टू θ2 पे पहुंच जाना चाहिए। बात खत्म। वही चीज है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, आपको पहले पढ़ाया हूं मैं, आप मैं पढ़ाया, बोर्ड में भी पढ़ चुके हो या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में भी पढ़ चुके हो, तो आपने पूरा पढ़ा है। सिर्फ आपको एक बार लास्ट लैप हम ले रहे हैं इसमें, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे देखो U इक्वल्स टू क्या हो रहा है, माइनस एम बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा। तो वो अगर मैक्सिमम आना है तो माइनस है, उसको पॉजिटिव बनाना मतलब मैक्सिमम हो रहा है एम इंटू बी। वो पॉजिटिव आने के लिए वो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे 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 कुछ लोग तो ऐसे ही सोच रहे होंगे सर क्या बक रहे हो। हाँ बेटा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, U इक्वल्स टू क्या हो रहा है, माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 180 है तो एम बी हो रहा है U का वैल्यू, और थीटा का वैल्यू 0 है तो माइनस हो रहा है। अब माइनस होगा तो उसको हम मिनिमम बोलेंगे, प्लस होगा तो हम उसको मैक्सिमम बोलेंगे। और हम यहाँ पे मजा आ गया भाई, यहाँ पे देखो जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो कि अगर प्रीवियस वाले स्लाइड में हम थोड़ा एक बार जाएं तो आपको पता चल जाएगा। देखो इस कंडीशन में करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा था, फोर्स इधर, ये इधर करंट इस डायरेक्शन पे आ रहा था ना, फोर्स इधर दिखा रहा था, तो ये ऐसे हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ऐसे हो रहा था। अगर इसको थोड़ा इधर शेप का था तो इसने फोर्स ने ऐसे करा, फिर यहाँ पे हो जाता तो उस सिचुएशन में इसको ये वाला फोर्स इसको वापस उस डायरेक्शन पे ले आता, वापस उस डायरेक्शन पे। तो ये पहले इधर 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 करते रहता, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वही होता है। अगर इसको थोड़ा ऐसे इंक्लाइन कराओगे तो वो वापस उसी पॉइंट पे आना चाहता है जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये तो हम जानते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में अगर चला गया तो वो अनस्टेबल हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज मिल रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू है करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पे याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स तो करंट कैरिंग कॉइल, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, उसमें एम्पियर सर्किटल वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक करंट कैरिंग कॉइल में फ्लक्स का वैल्यू जो होता है बी डॉट एस होता है। और हियर एस क्या हो रहा है, एस क्या हो रहा है बता सकते हो, उसका एरिया हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है। तो आप देख सकते हो इफ बी इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे आप सीधा एस लिख सकते हो। जो हमारा यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी आई, बी डॉट क्या हो रहा है, डी एस हो रहा है, बी डॉट डी एस। इफ बी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है तो उस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिफॉर्म है तो उस सिचुएशन में हमने सिंपल इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है। बट मैं आपको और एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हो, अगर क्लोज सरफेस में देख रहे हो, तो उस सिचुएशन में उसका फ्लक्स हमेशा 0 होता है। क्यों, क्यों जवाब दे सकते हो, क्यों जवाब दे सकते हो। मानो कि ये क्लोज लूप है, ये क्लोज सरफेस है, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे बाहर होके ऐसे निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसे बाहर होके ऐसे निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाता है, यहां से निकला और फिर यहां से घुस गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, निकला और टर्मिनेट होता था नेगेटिव में, उससे आप वापस नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो निकल रहा है वही वापस आ रहा है। तो नेट फ्लक्स इज 0, नेट फ्लक्स इज 0। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज सरफेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ऑलवेज क्लोज लूप का यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो उस सिचुएशन में आपको 0 मिलेगा। बात समझ में आया। ओके तो अब देखो अगर ये कॉइल है तो उस सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आया क्लोज, मैंने एक लूप बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, एक लूप है, एक वायर बनाया। तो उस सिचुएशन में जो हमारा इधर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे आप फ्लक्स निकाल भी सकते हो, ये कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो एफ इक्वल्स टू बी डॉट ए, जो भी आपका ए का डायरेक्शन होता है, यहाँ पे ए का डायरेक्शन बोल सकते हो, ए का डायरेक्शन है। ये करंट अगर क्लॉकवाइज है, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बात वही से खत्म हो जाता है। बट मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमने फ्लक्स अभी अभी निकाला, तो वो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो उस सिचुएशन में हमारा ये जो फ्लक्स होता है वो हमारा लिंक्ड फ्लक्स होता है। कौन सा फ्लक्स होता है, बी डॉट डी ए जो करते हो ना, ये हमारा लिंक्ड फ्लक्स है। क्या है, लिंक्ड फ्लक्स है। अभी आपको पता चल जाएगा लिंक्ड फ्लक्स का मतलब क्या हो रहा है। जैसे एक फ्लक्स हो रहा है तो उस सिचुएशन में एक 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 ऐसा
अगर फ्लक्स हम देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल फ्लक्स या फिर पासिंग फ्लक्स बोलते हैं। लिंक फ्लक्स बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न से उसका फ्लक्स, उसका प्लस, उसका प्लस, सबका फ्लक्स हम इसमें प्लस कर ले, सॉरी हम, हाँ, इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है ये लिंक फ्लक्स है। तो वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक कॉइल को अगर रोटेट कराना चाह रहे हो तो उसमें वर्क डन कितना होगा? तो W कैन बी रिटन एज mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। m का वैल्यू क्या होता है? हम इसको अगर थोड़ा खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। देखो आई एन इंटू ए और यहाँ पे बी आ रहा है, तो बी ए इंटू एन को आपको क्या बोल सकते हो? फ्लक्स बोल सकते हो। यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्लक्स 1 इनिशियल लिंक्ड फ्लक्स, और यहाँ पे आपका जो ये लिख रहे हो तो ये आपका फाइनल लिंक फ्लक्स, या फिर आप सिंपली फ्लक्स ही बोल सकते हो, इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स यहाँ पे आपने करा। या फिर आप उसको लिखना चाहते हो और अच्छे से, तो वर्क डन इक्वल्स टू आप बोल सकते हो आई इक्वल्स टू माइनस आई इंटू डेल फाई। हियर डेल फाई क्या हो रहा है? ये वाला लिंक फ्लक्स का ही है। लिंक फ्लक्स मतलब फ्लक्स पासिंग वाला। अगर देखा जाए तो एक कॉइल में फ्लक्स पास हो रहा है तो सिंपल एफ आया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ये सब के लिए हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एन इंटू फ्लक्स आता है। बस उतना ही। नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है तो आप एन को साथ मल्टीप्लाई कर लो। आपको उतना दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लिंक फ्लक्स क्या फ्लक्स है छोड़ो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो आप एन को मल्टीप्लाई कर लेना है इसमें। चलो आगे देखते हैं। मजा आ गया मेरे को। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या है ये? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़े? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिए थे कॉइल गैल्वेनोमीटर, बट यहाँ पे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल बोलेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या हो रहा है? सिलिंड्रिकल यहाँ पे मैग्नेट लगाया हुआ है। तो ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट हम इसीलिए लगाते हैं, हमने थ्योरी में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट इन जनरल वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने जाना है कि प्रैक्टिकल अलग होता है, जो थियोरेटिकल हम पढ़ते हैं वो अलग टाइप का होता है। प्रैक्टिकल में हम लोग ड्रॉप चेंज नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था, बट इन द केस हम इसको ऐसा मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कॉइल है, एक कॉइल है यहाँ पे, एक कॉइल को ऐसे, ये हमारा एक कॉइल है यहाँ पे, आप बोल सकते हो ऐसा आयरन कोर को हमने ऐसे ऐसे लपट दिया, और फिर उसके बाद एक स्पाइरल ऐसा स्प्रिंग लगाया हुआ है। तो ये कनेक्टिंग है। अगर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन पे है। अगर थोड़ा चेंज करा रहे हो, इसको ऐसे चेंज करा रहे हो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है। तो इस सिलसिले में पहले इनिशियल केस में ये था, तो फिर ये आया, थीटा एंगल चेंज हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब ये क्या हुआ? थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ। बट यहाँ पे नीचे क्या लगाया हुआ? एक स्प्रिंग लगाया हुआ है। तो स्प्रिंग क्या करेगा? उसको वापस जहां से वो डिफ्लेक्ट हुआ था, ऐसे था, मानो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, स्प्रिंग क्या करेगा? उसको वापस उसी डायरेक्शन पे ले जाएगा और बैलेंस्ड हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो ये वाला जो निडल है वो आपको रीडिंग शो करेगा। क्या करेगा? वो रीडिंग शो करेगा। बट हमें उतना कंस्ट्रक्शन में थोड़ी जाने का है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछता है हमेशा, कभी कभी आपको पूछ भी लेता है, और सिंपल आसान का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना? तो आपको पता ही चल जाएगा। देखो, ऑन पासिंग करंट इन ए कॉइल, टॉर्क ऑन इट क्या बन जाता है? mb sin थीटा, mb sin थीटा। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है, जो हमारा sin थीटा होता है ना, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री होता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे रेड मार्क ले लेता हूँ, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है ना, तो ये ऐसा है। तो 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ? 90 डिग्री। अब इसमें देखोगे ऐसा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो दोनों में हमेशा क्या हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 है, ताकि हमें मैक्सिमम मिल जाए। तो ये हमारा मैक्सिमम मिला। तो अब एन का वैल्यू, अब यहाँ पे एम का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। एम का वैल्यू पुट करा, आई एन ए बी यहाँ पे लिखा टॉर्क, एंड दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। सी इंटू थीटा कौन दे रहा है? वो वाला टॉर्क दे रहा है। कौन दे रहा है? जो स्प्रिंग दे रहा है, स्प्रिंग के कारण टॉर्क आ रहा है, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क। तो आप बोल सकते हो आई एन ए बी इक्वल्स टू सी इंटू थीटा। सो यू कैन राइट, यहां से आप थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो, यहाँ पे आई इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई बी ए इंटू एन इंटू थीटा, ये आपका बन जाएगा। ओके, बहुत मजा आ गया। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो c डिवाइडेड बाई बी ए इंटू एन है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर रेडियन। देखो यहाँ पे एक ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। हमें इस यहाँ पे क्या चाहिए होता है? एम्पियर चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो थीटा है उसका तो एक यूनिट है जो रेडियन है, तो ये जो c डिवाइडेड बाई बी ए इंटू एन, उसका तो एक यूनिट होगा, वो यूनिट कितना है?
ऑब्वियस बात है, रेडियन एम्पियर पर रेडियन है, एक चीज आया। अगर हम यहाँ पे और एक चीज देखें कि ये थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए बी डिवाइडेड बाई सी, और ये एम्पियर है, ये रेडियन है और ये एम्पियर है, लेकिन हमें ये पूरा का पूरा रेडियन चाहिए होता, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियन पर एम्पियर। तो दोनों लगभग लगभग एक जैसा है, एम्पियर पर रेडियन या फिर रेडियन पर एम्पियर है। अब देखो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना, यहाँ पे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा दिख रहा है, दैट मींस ये डिफ्लेक्शन के कारण ही हमारा करंट का जो भी डिफ्लेक्शन, जो भी रीडिंग आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, उस थीटा की वजह से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। बट आपको मैं और एक चीज बता देता हूं, सी डिवाइडेड बाई बी ए इंटू एन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी, या फिर आप एन ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी को भी हम करंट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ, क्योंकि यहां पे देखो करंट सेंसिटिविटी आपका ये यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, आपको ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है। करंट सेंसिटिविटी एम्पियर पर रेडियन है या फिर करंट सेंसिटिविटी रेडियन पर एम्पियर है, मतलब उस एंगल पे ये जो सेंसिटिविटी है, कितना एंगल पे वो कितना करंट आ रहा होता है, वो कितना रेडियन पे कितना करंट आ रहा होता है, या फिर आप उसको कोएफिशिएंट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रहा है। तो ये मजेदार चीज है, मजा आ गया आपको इतना समझ के। चलो देखते हैं दूसरा, rotation in magnetic moment and angular momentum of a rotating charge। मानो कि एक चार्ज यहाँ पे है और ये v वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसा मान रहे हो, ऐसा ऐसा। अब ये तो रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है, ऐसा इसका चार्ज है, ये r है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट करंट एक आ जाता है, दैट इज क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, मतलब चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आया, हम एक्चुअल में एक चीज जानते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हमारा कितना होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू आई इंटू जो आई हमारा करंट है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो हमें पता चल गया है, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का जो रोटेशन ये रिलेशन है वो क्या है, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हम आई एल को बोलते हैं, और एल मींस व्हाट, आई इनटू ओमेगा। अब ये आई और ये आई कैंसिल मत कर देना, ये आई और ये आई, ये करंट है और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम वही करेंगे, चलो आगे देखते हैं स्लाइड में। चलो हाँ, यहाँ पे देखो एक, यह तो हमें पता चला, यहाँ पे एक रैंडम शेप का कोई भी लिया, वो चार्ज्ड बॉडी है, ये ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग और एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं आई इंटू ओमेगा होता है, क्या होता है, आई इंटू ओमेगा हो रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा याद रखना, एम डिवाइडेड बाई एम मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, और आई मीन्स व्हाट, एंगुलर मोमेंटम होता है ना। तो यहाँ पे आपको इसका जो रेशियो है वो हमेशा q डिवाइडेड बाई ट्वाइस m होता है, क्या होता है, q डिवाइडेड बाई ट्वाइस m। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट के स्पीड की तरफ आप इसको सॉल्व कर लोगे, इतना मजेदार जो कॉन्सेप्ट है, इतना मजेदार आपको एक शॉर्टकट ठीक मैंने आपको बताया, जैसे m डिवाइडेड बाई l इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई m होता है। अब यहाँ पे कभी कभी आपको मोमेंट, जो भी मोमेंट पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो। जैसे एक होलोस्फेयर मान लो, ये होलोस्फेयर ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, उसका चार्ज q है, उसका मास m है। जैसे यहाँ पे आप कर सकते हो, ये होलोस्फेयर ऐसा घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो इसमें आपका जो वैल्यू आई है वो आई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 mr स्क्वायर होता है। तो m इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई ऐसा बोल सकते हो, m डिवाइडेड बाई l इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई ट्वाइस m है ना। तो q डिवाइडेड बाई ट्वाइस m तो हमें पता चल गया। l का वैल्यू क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, तो i का वैल्यू होता है 2/3 mr स्क्वायर। 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपका वैल्यू जो आ रहा है 1/3, यहाँ पे m गेट्स कैंसल्ड आउट अगेन, तो m/3 क्यू आर स्क्वायर इंटू एल, ये सॉरी ये आई स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये क्या हो रहा है, इसमें ओमेगा आएगा ना, तो आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यही वैल्यू आपका हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, जो ट्रिक लिखा, वो वैलिड फॉर यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी जो होता है उसके लिए, या फिर आप बोल सकते हो यूनिफॉर्मली डेंस्ड बॉडी, जैसे चार्ज पर यूनिट, जैसे चार्ज डेंसिटी हो गया या फिर आप मास डेंसिटी हो गया, वैसा टाइप का बॉडी के लिए ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस लेक्चर का, ये हमारा हो रहा है जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑन अ 3 डायमेंशनल लूप। अगर 3 डायमेंशनल लूप है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। यहाँ पे आपको लूप दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे एक लूप है, इसको मैं बोल लेता हूँ ओ ए बी
सी, इसको हम ओ बोलते हैं, इसको हम लोग डी बोल लेते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। इस मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको पता है तो आपको कभी कभी टॉर्क भी पूछ सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते हो, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते हैं एन आई इंटू, इसमें करंट बह रहा है आई, है ना, तो आई एन इंटू ए, तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या पुट करोगे, बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर समेशन ही आएगा। तो यहां से ये हमें दिख रहा है एक स्क्वायर टाइप का, तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा ट्रिक लगा देंगे। तो अगर हम इस स्क्वायर को, स्क्वायर लूप को ऐसे बना दे, एक ऐसा टाइप का बनाया हुआ है ये वाला, देखो यहां से ऐसे बनाया उसको। अब अगर देखो ये करंट ऐसे पास कर रहा है, ये करंट ऐसे पास कर रहा है, इधर से करंट ऐसे पास कर रहा है, इधर से करंट ऐसे पास कर रहा है, तो इसका करंट ऐसे पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर के डायरेक्शन पे, इसका मतलब जेड डायरेक्शन पे, अंदर जेड वाले डायरेक्शन पे। तो आप लिख सकते हो ये लूप ओ डी ए बी वाले वेक्टर में आप क्या लिख सकते हो, या अंदर आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम ओ डी ए बी जो वेक्टर है वो अंदर मतलब माइनस के वेक्टर, माइनस के वेक्टर आ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा आई इंटू एरिया, आई इंटू एरिया मतलब ये आपका जो लेंथ है वो ए दिया हुआ है, बस आपने ये लिख दिया और ये आपका के आ जा रहा है। दूसरा आपको कौन सा देखना है, ये एक सर्कल का 1/4 है, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको अगर पहले जैसा शेप में था तो उसी में हम इसको कर नहीं सकते, बट इसमें हम कर रहे हैं थोड़ा दिमाग लगा के। अगर इसमें करंट ऐसा बह रहा है तो हम मान रहे हैं तो इस कॉइल में ऐसे करंट बह रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो सर ये दोनों कहां से आ गया। देखो ये दोनों में करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नलिफाई कर देगा, तो अगर नलिफाई कर देगा तो स्क्वायर का कोई काम ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसमें लिखा। तो यहां पे देख सकते हो, तो ऐसा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इस डायरेक्शन पे, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए तो माइनस एक्स में दिख रहा है, इसका मतलब आप देख सकते हो ओ सी डी वेक्टर में जो हो रहा है वो माइनस आई, माइनस एक्स वेक्टर में इसका मतलब माइनस आई कैप हो रहा है, और इसका जो एरिया है वो क्या है आई इंटू हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें हमने लिखा। दूसरा हमारा बचा हुआ ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप का है, ये एक आया, दूसरा यहाँ पर आया, तो इसमें भी हमने करंट को शो करा दिया, ऐसे टाइप का करंट है, इसमें ऐसे टाइप का करंट है। तो उस सिचुएशन में इसका भी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो इसका भी वैल्यू जो है वो जेड वेक्टर में आ जाएगा, जो नेगेटिव जेड में आ जाएगा। तो उसका जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है हमारा सी ओ बी, ये आ रहा है सी ओ बी। तो आप बोल सकते हो इसका जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको क्या करना था, इसका एरिया मैंने थोड़ा गलती कर दिया भाई, इसको थोड़ा मैंने ट्राइंगल सोच के कर लिया था। इसका क्या हो जाएगा आई इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे क्या होगा आई इंटू हाफ ए स्क्वायर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये क्या है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो डायरेक्शन है वो नीचे के डायरेक्शन पे हो रहा है, तो जेड वेक्टर ये आया। अभी जो आपका मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाला सब एम वेक्टर, तो सबको प्लस करो एम डी ए बी प्लस ये कर लो प्लस वो कर लो, सबको आ जाएगा, तो नेट डायरेक्शन, नेट वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है। अगर आपको यहाँ से टॉर्क पूछ रहा है तो सिंपल है, आप क्या करोगे, आप एम क्रॉस बी कर दोगे, बी का वैल्यू मिलेगा तो आपका टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, यही हमारा लास्ट पॉइंट था, इतना समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बात समझ में आ रहा है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो आप जरूर लाइक करिएगा, आपके लिए मैं कष्ट कर रहा हूँ, रात को 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जरूर उसको देखिएगा, अच्छे से पढ़िए, आपको ही फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।